I am a science teacher from Ashadeep Senior Secondary School. My name is Rakesh Nagpal. तो बेटा our today's topic is Newton's second and third laws and gravitation. अब देखो न्यूटन का जो सेकंड और थर्ड लॉ है ये आपने लास्ट ईयर भी किया है. अब इसका रिलेशन हम किस तरह से निकालेंगे ग्रेविटेशन के साथ ये मैं आज आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूँ. देखिए बेटा इसमें According to Newton's third law and universal law of gravitation, every object attracts every other object with gravitational force. अब अगर आप न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग या फिर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं तो ये बताया गया एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ग्रेविटेशनल फोर्स कि हमारे यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ अट्रैक्ट करता है. दीज फोर्सेस आर इक्वल एंड अपोजिट. ये फोर्स क्या होते हैं? इक्वल एंड अपोजिट. देयरफॉर बोथ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू फोर्स. जिसके कारण दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के टूवर्ड्स मूव करते हुए आपको दिखाई दे. आपने न्यूटन के थर्ड लॉ की बात की थी लास्ट ईयर विच मीन्स एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. तो उसी से ही सिमिलैरिटी बताई गई है आपको यहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में. इसमें आपको बताया गया एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दैट इज नोन एज gravitational force. That's why they moving towards each other. However, due to very weak nature of force, the normal size bodies are not seen moving towards each other. अब वो कह रहे हैं जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बहुत ही वीक फोर्स होता है जिसके कारण जो नॉर्मल साइज़ की बॉडी है, मान लो दो आपके पास स्टोन है, दोनों स्टोन आपके पास है 10-10 ग्राम के. अगर आप दोनों स्टोन को थोड़ा दूर दूर रख दोगे तो आपको एक दूसरे के टूवर्ड्स मूव करते हुए वो नहीं दिखेंगे क्योंकि जो नॉर्मल साइज़ की बॉडी है वो हमें एक दूसरे के टूवर्ड्स मूव करती हुई नहीं दिखाई देती. उसका रीज़न है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपने लास्ट वीडियो जो पार्ट फर्स्ट था ग्रेविटेशन का उसमें आपने पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब जितना ज़्यादा मास होगा ग्रेविटेशनल फोर्स भी ऑब्जेक्ट के बीच में उतना ज़्यादा होगा. अगर आप दो छोटे छोटे स्टोन लेके चलोगे दैट मीन्स उनका मास कम है तो वहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स उनके अंदर बहुत कम है. उसको हम एज नेग्लिजिबल ही कंपेयर करते हैं कि इसलिए हमें वो एक दूसरे के आसपास मूव करते हुए नहीं दिखाई देते एक दूसरे के टूवर्ड्स. आगे आपको दिया है What happen when a ball is dropped from a certain height from the ground. कि क्या होता है जब आप एक बॉल को ड्रॉप करते हो फ्रॉम ए सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड. कि आपने ग्राउंड से एक बॉल को किसी हाइट तक फेंका. बॉल इज सीन फॉलिंग टूवर्ड्स द अर्थ. बॉल ऊपर जाकर एक फिक्स हाइट पर रुककर बॉल वापस आएगी, मतलब अपने मैक्सिमम पॉइंट तक बॉल पहले जाएगी. उसके बाद इट फॉल टूवर्ड्स द अर्थ. यानी कि बॉल आपको अर्थ की तरफ तो आती हुई दिखाई देती है. क्या आपको अर्थ बॉल की तरफ जाती हुई दिखाई देती है? तो हम कहेंगे यहाँ पे नो, क्योंकि बॉल का मास बहुत ही कम है अर्थ के मास के कंपैरिजन में. जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है एक्सीलरेशन उस ऑब्जेक्ट का ज़्यादा प्रोड्यूस होगा. ये आपको न्यूटन के सेकंड लॉ ने ये बात बताई है. आपने न्यूटन का सेकंड लॉ लास्ट ईयर भी किया था कि F इज इक्वल टू ma, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन. तो वहाँ से देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन. F इज इक्वल टू ma. अगर हम यही फोर्स निकालें ऑब्जेक्ट अर्थ के लिए भी, यही फोर्स निकालें हम बॉल के लिए भी. देखो पहले अगर आप बॉल की बात करते हो तो आप बॉल का ही फोर्स निकालोगे,
बॉल का ही मास लेके चलोगे और बॉल का ही एक्सीलरेशन लेके चलोगे। हम निकालना चाहते हैं यहाँ पे एक्सीलरेशन। देखो बेटा इस पार्ट में आपको स्मॉल ए तो क्या दे रखा है, एक्सीलरेशन ऑफ बॉल, कैपिटल एफ क्या दे रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और यहाँ पे स्मॉल एम क्या दे रखा है, मास ऑफ बॉल। और कैपिटल एम किसको शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मास ऑफ अर्थ को, और कैपिटल ए किसको शो कर रहा है, एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ को। अब देखो बेटा एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपने मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था। अगर हम इस फर्स्ट रिलेशन की बात करें विच इज़ ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन में स्मॉल एम का मतलब मास ऑफ बॉल। अब बॉल का मास जितना, अब बॉल का मास तो देखो थोड़ा होगा ना, क्योंकि बॉल छोटी सी है और अर्थ बहुत बड़ी है, बॉल का मास बहुत कम होगा। और आपको पता है एक्सीलरेशन मास के क्या आ रहे हैं यहाँ पे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आप ये देखते हो अगर डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो लेफ्ट साइड में न्यूमिनेटर का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि बॉल का मास जितना, ऑब्जेक्ट का मास जितना कम होगा उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन उतना ज़्यादा होगा। वो ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स मूव करता हुआ हमें ज़्यादा दिखाई देगा। अब वही केस है यहाँ पे कि बॉल का मास बहुत कम है, तो इस फॉर्मूले में स्मॉल एम की वैल्यू बहुत कम है, जिसके कारण एक्सीलरेशन उस बॉल का बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो बॉल आपको अर्थ की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। बट अगर हम इस दूसरे रिलेशन की बात करें, देखो बेटा वीडियो में दूसरा रिलेशन है कैपिटल ए इज इक्वल टू कैपिटल एफ अपॉन में कैपिटल एम। अब कैपिटल ए शो करता है एक्सीलरेशन ऑफ अर्थ को और कैपिटल एम शो करता है मास ऑफ अर्थ को। अब बेटा आपको पता है यहाँ पे कैपिटल ए और कैपिटल एम एक्सीलरेशन और मास एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो मास ऑफ अर्थ जितना ज़्यादा होगा दैट मीन्स उसका एक्सीलरेशन उतना कम होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में आप यही पढ़ते हो कि एक ऑब्जेक्ट जो डिनोमिनेटर में जिसका अमाउंट बढ़ता जा रहा है दैट मीन्स लेफ्ट साइड में उसके न्यूमिनेटर की वैल्यू कम होती जा रही है। तो एक्सीलरेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास हियर अगेन इफ मास ऑफ अर्थ इंक्रीजेस from this relation. If mass of earth increases then its acceleration decreases. So अर्थ का एक्सीलरेशन बहुत कम होगा, इसीलिए हमें अर्थ बॉल की तरफ मूव करती हुई नहीं दिखाई देती, हमें सिर्फ बॉल अर्थ की तरफ मूव करते हुए दिखाई देती है। सो देखो क्या बताया गया आपको इस रिलेशन में, फॉर द गिवन फोर्स एफ द बॉल एक्सपीरियंसेस लार्जर एक्सीलरेशन ड्यू टू स्मॉलर मास। क्योंकि बॉल का मास ज़्यादा है, अब कोई भी गिवन फोर्स हमने मान लिया कैपिटल एफ दे रखा है, उस गिवन फोर्स एफ के लिए बॉल क्या करती है, बॉल एक्सपीरियंसेस लार्जर एक्सीलरेशन ड्यू टू स्मॉलर मास, कि कम मास होने के कारण बॉल में एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। दोबारा सुनिए, कम मास होने के कारण बॉल में एक्सीलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो इसीलिए बॉल हमें अर्थ की तरफ मूव करती हुई दिखाई देती है। एंड द अर्थ एक्सपीरियंसेस नेग्लिजिबल स्मॉल एक्सीलरेशन ड्यू टू लार्जर मास। अब मास ज़्यादा होने के कारण अर्थ का जो एक्सीलरेशन होगा वो नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप ये याद रखना, मास ज़्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा, जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होगा उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। अब जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट के टूवर्ड्स मूव करता हुआ हमें दिखाई देता है। आगे देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं चलो फ्री फॉल की। अब फ्री फॉल के केस में क्या होता है ध्यान से समझिएगा। आज हमने केपलर्स के 3 लॉ भी पढ़ने हैं, वो भी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा आज का आपका, ध्यान से देखना वीडियो को बेटा। फ्री फॉल, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट टूवर्ड्स द अर्थ ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स with no other force acting on it, then body is said to have a free fall.
व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम ए हाइट टूवर्ड्स द अर्थ, कि कोई भी बॉडी किसी भी हाइट से अर्थ की तरफ अगर गिरती है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि वो बॉडी किसके कारण गिर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, विद नो अदर फोर्स एक्टिंग ऑन इट। अब देखो कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई बॉडी जो है, ये किसी हाइट से गिर रहा है नीचे और इसके लिए सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, कोई और फोर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। द बॉडी इज सेड टू हैव ए फ्री फॉल, हम उस बॉडी को क्या नाम देंगे, उस मोशन को क्या नाम देंगे, फ्री फॉल। अब ये केस कब होता है, वैक्यूम में। वैक्यूम एक ऐसा प्लेस जहाँ पे एयर का रेजिस्टेंस ना हो, कि ऑब्जेक्ट को मूव करने में एयर उसको रोकने की कोशिश ना करे। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हाइट से गिरता है तो एयर उस पर रेजिस्टेंस लगाती है, एयर उस ऑब्जेक्ट को नीचे जाने से रोक रही है। अब जितना हल्का ऑब्जेक्ट है उतना ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस लगता है। अब आप एक कबूतर के पंख की बात करोगे तो वो बहुत ही हल्का है, दैट मीन्स उसका मास बहुत कम है और वो बहुत हल्का है। हल्का होने के कारण वो एक तरह से फ्लोट करके आता है एयर में, तो एयर रेजिस्टेंस उस पर ज़्यादा लग रहा है, एयर उसके मोशन को रोकने का काम कर रही है, जिसके कारण वो देर से गिरता है अर्थ पर। और दूसरी तरफ अगर आप कॉइन की बात करो, आपने एक सिक्का ले लिया और सिक्के को आप एक हाइट से ड्रॉप कर रहे हो, तो सिक्का जल्दी गिरेगा और जो कबूतर का फैदर होगा, मतलब पंख होगा, वो देर से गिरेगा। ये सब कब होगा, जब ये प्रोसेस आप एयर की प्रेजेंस में करोगे, ये प्रोसेस आप एयर की प्रेजेंस में करोगे। बट अगर आप ये प्रोसेस एयर की एब्सेंस में करते हो तो एयर की एब्सेंस में करने को क्या बोलते हैं, वैक्यूम। वैक्यूम वो जगह जहाँ पर एयर एंटर ना करे, कोई भी बंद एरिया है जिसमें कहीं से भी एयर नहीं जा सकती, हम उसको वैक्यूम नाम देते हैं। अब ये गिलास जार की बात हो रही है, इसके अंदर हम फेंकते हैं अगर फैदर को और इसके अंदर हम कॉइन को भी फेंकते हैं, दे बोथ विल रिच एट द बॉटम एट सेम टाइम, ये दोनों के दोनों सेम टाइम में गिरेंगे। क्योंकि बेटा जब पंख नीचे गिरता है एयर उस पर रोकने के लिए फोर्स लगाती है, बट यहाँ पे तो एयर ही नहीं है ना ग्लास जार में, तो इसलिए दोनों का जो रीचिंग टाइम होगा नीचे पहुँचने का वो सेम होगा गिलास जार के अंदर, बिकॉज वैक्यूम क्रिएटेड हेयर। आगे देखें तो वैक्यूम की प्रेजेंस में कोई भी अगर दो ऑब्जेक्ट नीचे गिरते हैं किसी भी हाइट से, तो उनका जो रीचिंग टाइम होगा नीचे पहुंचने का वो सेम होगा, बिकॉज वहाँ पे एयर नहीं होती, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगता उस ऑब्जेक्ट पर। दैट मीन्स वो सेम टाइम में दोनों नीचे गिरते हैं, चाहे उनमें एक हल्का ऑब्जेक्ट हो, भारी ऑब्जेक्ट हो, दोनों भारी ऑब्जेक्ट हो या दोनों हल्के ऑब्जेक्ट हो, दोनों का जो टाइम है नीचे पहुँचने का वो सेम होगा अगर वहाँ पर एयर रेजिस्टेंस ना हो, वहाँ पर वैक्यूम क्रिएटेड हो। देखें आगे, इसी चीज़ को हम बोलते हैं फ्री फॉल, कि वैक्यूम की प्रेजेंस में किसी ऑब्जेक्ट का नीचे गिरना और उसका रीचिंग टाइम का सेम होना, दैट इज नोन एज फ्री फॉल। इज दैट ऑब्जेक्ट फॉल टूवर्ड्स ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉल टूवर्ड्स फ्रॉम ए हाइट। देखो अब, द बॉडी हैविंग ए फ्री फॉल इज कॉल्ड ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। वो कह रहे हैं जिस बॉडी का फ्री फॉल होता है उस बॉडी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। गैलीलियो प्रूव दैट द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो गैलीलियो ने ये प्रूव किया था कि जो भी ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन है फॉलिंग फ्रीली टूवर्ड्स द अर्थ डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास, उन दोनों का एक्सीलरेशन उनके मास पर डिपेंड नहीं करता, चाहे दोनों हल्के ऑब्जेक्ट है, चाहे उनमें एक हल्का ऑब्जेक्ट और एक भारी ऑब्जेक्ट है, उन दोनों का एक्सीलरेशन सेम रहेगा, वो मास पर डिपेंड नहीं करेगा। यानी कि उन दोनों का नीचे पहुंचने का जो रीचिंग टाइम है वो सेम रहेगा अगर हम उनको वैक्यूम में फॉल करवाते हैं। इमेजिन दैट वैक्यूम इज क्रिएटेड
बाय इवैक्यूएटिंग द एयर फ्रॉम द गिलास जार। हम इमेजिन करते हैं, हम फर्ज करते हैं कि हमने माना वैक्यूम हमने क्रिएट कर दिया किसी गिलास जार में, उसके अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल लिया। उसके बाद द फेदर एंड द कॉइन फॉल विद द सेम एक्सीलरेशन एंड रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम। तो उस केस में चाहे पंख हो या फिर सिक्का हो, दे बोथ फॉल विद सेम एक्सीलरेशन। दोनों की जो चेंज इन वेलोसिटी होगी, जो दोनों का एक्सीलरेशन होगा वो सेम होगा। एंड बोथ रीच द ग्राउंड एट द सेम टाइम, और दोनों नीचे जो है सेम टाइम में पहुंचेंगे। ये आपको बता रखा है। ये प्रोसेस होता है एयर की एब्सेंस में। दैट प्रोसेस इज नोन एज फ्री फॉल एंड दैट बॉडीज आर नोन एज फ्रीली फॉलिंग बॉडी, एंड दैट प्रोसेस डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ बॉडी। ये जरूरी नहीं कि हल्का ऑब्जेक्ट है वो देर से गिरेगा, भारी ऑब्जेक्ट है वो जल्दी गिरेगा, ऐसा नहीं है। वो कब होता है? वो एयर की प्रेजेंस में होता है। बट ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? एयर की एब्सेंस में, जहाँ पर वैक्यूम का होना जरूरी है। सो दैट इज़ द कंप्लीट टॉपिक ऑफ फ्री फॉल। आगे देखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं केपलर्स फर्स्ट लॉ की, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ध्यान से पढ़िएगा इन्हें, क्योंकि एनसीईआरटी में एक्टिविटी में एक एक लाइन में इनको समझाया गया है, बट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा, फिगर के साथ इसको समझेंगे। सबका ध्यान वीडियो में 2 से 3 टाइम्स आपने वीडियो को देखना है। जौन सा टॉपिक आपको समझ ना आए इसमें पूछ लेना दोबारा से। Kepler's first law: every planet revolve around the sun. 1 second बेटा। every 1 मिनट। वन मिनट बस हो गया। Every planet revolve around the sun in an elliptical orbit with the sun situated at any one of focus of the ellipse। देखो फोकाई वर्ड किसके लिए है? फोकाई वर्ड जो है ये प्लूरल होता है। अगर आप सिंगल फोकस की बात करोगे उसको फोकस बोला जाता है। जब 2 या 3 फोकस इकट्ठे बोले जाए तो उनको फोकाई बोला जाता है। अब यहाँ पे ये जो शेप है, अंडाकार शेप इसको आप कहते हो। अंडाकार शेप कौन सी होती है? एलिप्टिकल। जैसे अंडे की शेप होती है उसको हम बोलते हैं एलिप्टिकल। ये आपकी एलिप्टिकल शेप बना रखी है, ठीक है बेटा। एलिप्टिकल शेप में आपको और क्या दिया है वो समझिए। इसमें आपको पहले तो डेफिनेशन पढ़िए केपलर्स के फर्स्ट लॉ की। एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट with sun situated at any one of the foci of the ellipse। कि हर एक प्लैनेट सन के चारों ओर कैसे रिवॉल्व करता है? एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में। जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे ना कि सन जो प्लैनेट है वो सन के चारों ओर सर्कुलर मोशन में मूव करेगा। नहीं, केपलर ने हमें बताया कि वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है। एलिप्टिकल होती है अंडाकार शेप, जैसे गुलाब जामुन देखते हो आप मैरिज में, वैसी शेप है ये। कि हर एक प्लैनेट सन के चारों ओर कैसे रिवॉल्व करता है? एलिप्टिकल शेप में। अब यहाँ इसके कॉर्नर पे देखो प्लैनेट प्रेजेंट है, ये आप देख सकते हो ध्यान से। प्लैनेट इसमें कहाँ कहाँ प्रेजेंट है इस शेप में? ये प्लैनेट है यहाँ पे, ये भी प्लैनेट है। इसकी जो चारों ओर है, जैसे आप 4th चैप्टर में आपने बात किया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर है, बट वो सर्कुलर में था। यहाँ एलिप्टिकल में होता है कि प्लैनेट सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। अब ये सेंटर में 2 फोकस बना रखे हैं, देखो दिस इज F1, यहाँ पे आपका है फोकस F1। 1 मिनट बेटा। हाँ, दिस इज F1। 1 मिनट, क्या हो गया ये? हाँ देखिए बेटा, इसमें यहाँ F1 F2 दोनों बना रखे हैं। दिस इज F1 एंड दिस इज F2। पढ़िए क्या लिखा है? एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट।
कि हर एक प्लैनेट सन के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है विद द सन सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ फोकाई ऑफ इलिप्स। अब इस ऑर्बिट के अंदर सन कहाँ पे सिचुएट है, सन कहाँ पे प्रेजेंट है, या तो सन F1 पे प्रेजेंट हो सकता है या फिर सन F2 पे प्रेजेंट हो सकता है। यानी कि सन जो है या वो फोकस F1 पे प्रेजेंट है सेंटर में, या वो फोकस F2 पे प्रेजेंट है। ये दोनों फोकस आपको दे रखे हैं इस इलिप्स के अंदर, ठीक है। और प्लैनेट कहाँ है, इस ऑर्बिटल के ऊपर, इस ऑर्बिट के ऊपर कॉर्नर में देखो, इसके चारों ओर सन के यहाँ प्लैनेट प्रेजेंट है। आगे आपको दिया है वो देखिए, इन द फिगर 3.3 वी हैव शोन द एलिप्टिकल पाथ ऑफ प्लैनेट। हमें इस फिगर में प्लैनेट का एलिप्टिकल पाथ दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या दिया है, ए बी इज ए मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। बेटा बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान से सुन लो कौन सी मेजर एक्सिस है, कौन सी माइनर एक्सिस है। जो सेंटर से लाइन जा रही है सन को टच करती हुई, ये ए बी आपको दिख रहा है सेंटर से, जो बीच में से लाइन जाएगी दैट इज द मेजर एक्सिस। जो ऊपर से नीचे लाइन आ रही है दैट इज द माइनर एक्सिस। देखो जो प्लस का साइन बन रहा है, जो प्लस का साइन, जो लाइन जा रही है हॉरिजॉन्टल में सेंटर में से, दैट लाइन इज नोन एज, देखो जो 1 सेकेंड बेटा, एक बार मैं इसको मिटा दूं सारा। दोबारा से देखिए, इस इलिप्स में ये जो सेंटर से लाइन गई है आपकी, सेंटर से जो लाइन जा रही है दैट इज ए से लेके बी तक की, इसको हम बोलेंगे मेजर एक्सिस। और जो ऊपर से नीचे लाइन आ रही है सी डी, दैट इज नोन एज माइनर एक्सिस। अब दोबारा नहीं बताऊंगा मैं कौन है मेजर एक्सिस, कौन है माइनर एक्सिस। सो मेजर एक्सिस है जो सेंटर से लाइन जा रही है ए से लेके बी तक, और ऊपर से नीचे जो लाइन आ रही है सी से डी तक, दैट इज नोन एज माइनर एक्सिस। ओके बेटा, अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, रीड करिए पूरा, इसको देखिए पूरा रीड करते हैं। AB is a major axis of the ellipse and CD is the minor axis of the ellipse. F1 and F2 are the two foci of the ellipse. अब इस इलिप्स में लेफ्ट में जिस पे सन प्रेजेंट है ये फोकस है, इस फोकस को नाम देते हैं F1। जिस F1 फोकस पे क्या प्रेजेंट है, अभी सन प्रेजेंट है। वो कह रहा है इस ऑर्बिट के अंदर दो फोकस होते हैं, एक है फोकस F1 और एक है फोकस आपका F2। एक फोकस हमें क्या दे रखा है F1 और दूसरा फोकस हमें क्या दिया है F2। उसके बाद क्या कह रहा है वो, दे लाइंग ऑन द मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस हमने ए बी को बोला था, ए बी पर ही F1 भी लाई करता है, ए बी पर F2 भी लाई करता है। अकॉर्डिंग टू केपलर्स फर्स्ट लॉ द सन कुड बी आइदर एट F1 और एट F2। अब केपलर के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो सन की पोजीशन है वो F1 फोकस पे भी हो सकती है, वो F2 फोकस पे भी हो सकती है। बट इस फिगर में सन कहाँ प्रेजेंट है, अभी सन प्रेजेंट है F1 पर। दोबारा समझिए क्या था, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। हर एक प्लैनेट सन के चारों ओर इलिप्स की शेप में जो ऑर्बिट है यहाँ रिवॉल्व कर रहा है विद द सन सिचुएटेड एट एनी वन ऑफ फोकस। और जो सन है वो इस ऑर्बिट के अंदर F1 पर भी हो सकता है और F2 पे भी हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं केपलर के सेकंड लॉ की। इन द एलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ प्लैनेट टू द सेंटर ऑफ सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कि आपने लाइन ज्वाइन करनी है सन से प्लैनेट की, आपने लाइन ज्वाइन करनी है सन से प्लैनेट की। इट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखिए नेक्स्ट फिगर में आपको समझोगे आप इसको, क्या था यहाँ पे हमने क्या बोला था कि हमने लाइन ड्रॉ करनी है सन से प्लैनेट तक की। अब देखो प्लैनेट्स की क्या क्या पोजीशन दी है आपको इस फिगर में। यहाँ पे ये सन है, यहाँ पे प्लैनेट है P4, यहाँ पे प्लैनेट है P3, यहाँ पे प्लैनेट है P2 और यहाँ पे प्लैनेट है P1। तो आपने जो लाइन ज्वाइन की, एक की हमने सन से लेके P1 प्लैनेट तक राइट में,
और एक की सन से P2 प्लैनेट तक राइट में, एक की हमने लाइन ज्वाइन सन से लेके P3 प्लैनेट तक अबव में, और एक की हमने सन से लेके P4 प्लैनेट तक लेफ्ट में। तो इनसे आपने जो लाइन ज्वाइनिंग की आपको क्या मिल रहा है, P3 P4 को ज्वाइन करके भी एक एरिया मिल रहा है और P1 P2 से भी एक एरिया मिल रहा है। यानी कि जो एरिया होगा O P1 P2 का वो एरिया O P3 P4 के इक्वल होगा। यानी कि आपने जो राइट में दो प्लैनेट्स लिए हैं, O को आपने ज्वाइन किया। देखो O कहाँ पे प्रेजेंट है, सन के ऊपर जो पॉइंट प्रेजेंट है उसको O नाम दिया गया कि O फर्स्ट प्लैनेट, सेकंड प्लैनेट और O, इसके बीच में जो एरिया आ रहा है O P1 P2 और O P3 और P4 को ज्वाइन करके जो एरिया बनेगा उसको नाम दे दिया O P3 P4। तो हमें केपलर ने ये बात बोली, दे बोथ एरियाज आर सेम, ये दोनों एरियाज जो है वो सेम होंगे। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज कांस्टेंट, कि जो प्लैनेट की वेलोसिटी है सन के चारों ओर, उनकी एरियल वेलोसिटी यानी कि जो प्लैनेट्स एरिया बना रहे हैं सन के चारों ओर वो एरियाज कांस्टेंट रहते हैं, सेम रहते हैं। इज दैट सन आपको कहाँ दिखाई दे रहा है इस फिगर में, O पॉइंट पे, विच इज़ वन ऑफ द फोकाई ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। ये O पॉइंट कहाँ पे है, ये एक फोकस पे दे रखा है, क्योंकि सन क्या हो सकता है, या F1 फोकस पे हो सकता है या F2 फोकस पे हो सकता है। यानी कि F1 फोकस पे हमने कौन सा पॉइंट ले लिया, O, जिस पर सन प्रेजेंट है। इफ द टाइम इंटरवल ऑफ प्लैनेट फ्रॉम P1 to P2 इज सेम एज दैट फ्रॉम P3 to P4 देन अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब वो कह रहे हैं कि P1 प्लैनेट से, देखो एक बार मैं आपको ना रफ करके दिखा देता हूँ कि P1 प्लैनेट क्या है और P2 प्लैनेट क्या है। देखो जो राइट में आपको दो प्लैनेट दिए हैं, नीचे वाला है P1 और ऊपर वाला क्या है P2। फिगर में देखो बेटा ध्यान से, जो राइट में आपको प्लैनेट दिए हैं ये वाले, 1 सेकेंड, दैट इज P1 एंड दैट इज P2। ठीक है, जो नीचे वाला राइट में प्लैनेट है P1 और जो ऊपर वाला है राइट में P2। P3 हमें दिया है यहाँ पर और P4 दिया है हमें यहाँ पर। तो वो ये कह रहे हैं कि द सन इज शोन एट द O, सन कौन से पॉइंट पर है, O पॉइंट पर, विच इज़ वन ऑफ द फोकाई ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, कि O पॉइंट क्या है, ये एलिप्टिकल ऑर्बिट का फोकस है। इफ़ द टाइम ऑफ ट्रेवल ऑफ प्लैनेट फ्रॉम P1 to P2, कि जो P1 से P2 तक आने में टाइम लगता है वो सेम है, कि जितना टाइम P1 से P2 में जाने में लगेगा उतना ही टाइम P3 से P4 पे आने पे लगेगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि P1 और P2 तो हमें कम गैप में दिखाई दे रहे हैं और P3 और P4 हमें ज़्यादा गैप में दिखाई दे रहे हैं। लेफ्ट में आपको दिए हैं P3 P4 और राइट में आपको दिए हैं P1 P2, कि P1 P2 आपको कम गैप में दिखाई दे रहे हैं और P3 P4 आपको ज़्यादा गैप में दिखाई दे रहे हैं। पर अगर हम बात करें टाइम इंटरवल की तो P1 से P2 पे जाने में भी सेम टाइम लगता है और P3 से P4 में जाने में भी सेम टाइम लगता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ध्यान से देखो, जो P1 और P2 प्लैनेट है वो सन से बहुत ही दूर हैं। अब सन से जो दूर होंगे उनकी जो वेलोसिटी होती है वो भी कम हो जाती है। अब कोई प्लैनेट सन के पास होगा तो वो फास्टली मूव करेगा। अब फास्टली मूव करने के कारण इसलिए P3 को P4 में पहुंचने में कम टाइम लगेगा, क्योंकि P3 पॉइंट भी सन के पास है और P4 पॉइंट भी सन के पास है। दैट मीन्स ये थोड़े समय में ज़्यादा डिस्टेंस कर सकते हैं। और P1 P2 की बात करोगे, दे बोथ आर वेरी फार टुवर्ड्स फ्रॉम द सन, इसलिए उनको थोड़ा डिस्टेंस करने में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इक्वल अगर हम करें कि P1 से P2 ये दोनों पॉइंट दूर होने के कारण इनको ज़्यादा टाइम लग रहा है कवर करने में, और P3 और P4 की बात करें तो ये उसी सेम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पे वो कह रहा है, इफ़ द टाइम ऑफ ट्रैवल ऑफ प्लैनेट फ्रॉम P1 to P2 इज़ द सेम दैट ऑफ P3 to P4, अगर जो टाइम है प्लैनेट का P1 से P2 पे जाने में या P3 का P4 तक जाने में वो सेम होंगे तो इनके एरियाज भी आपस में सेम हो जाएंगे। जो एरिया होगा O P1 P2
वो किसके इक्वल आएगा, OP3P4 के। ये आपको बताया है न्यूटन के सेकंड लॉ में कि अगर इन दोनों प्लैनेट्स का जैसे P1 से P2 तक जाने में और P3 से P4 तक जाने में सेम टाइम लगे तो हम कहेंगे इनका एरियाज जो है वो भी सेम रहेंगे। OP1P2 किसके इक्वल आएगा, OP3P4 के। देयरफॉर द P1P2 इज स्मॉलर, जो P1P2 की आर्क है वो थोड़ी दे रखी है क्योंकि ये सन से दूर है, और P3P4 की आर्क बड़ी दे रखी है। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज ग्रेटर व्हेन इट इज क्लोजर टू द सन, कि प्लैनेट की स्पीड बढ़ जाती है जब वो सन के पास होता है। देन इट्स स्पीड व्हेन इट इज़ फार्दर अवे फ्रॉम द सन, कि अगर कोई प्लैनेट सन से दूर होगा तो उसकी स्पीड भी कम होगी, और अगर कोई प्लैनेट सन के पास होगा तो उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। दस अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ ए प्लैनेट डज नॉट मूव अराउंड द सन विद कांस्टेंट स्पीड। तो केपलर का सेकंड लॉ ये कहता है कि जो प्लैनेट है वो सन के चारों ओर किसी कांस्टेंट स्पीड से मूव नहीं करता, वो स्पीड चेंज होती रहती है। जब प्लैनेट सन के पास होगा तो वो ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा, और जब प्लैनेट सन से दूर जाएगा तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। आगे देखिए, हमारे पास इम्पोर्टेंट और थर्ड लॉ दे रखा है केपलर का। देखिए इसमें आपको क्या समझाया जा रहा है। द स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट। अब टाइम पीरियड हम किसको बोलेंगे कि प्लैनेट को सन के चारों ओर रिवॉल्व करने में कितना टाइम लगा, कि एक राउंड लेने में पूरा प्लैनेट को जितना टाइम लगता है। अब प्लैनेट देखो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, अब उस प्लैनेट को सन के चारों ओर रिवॉल्व करने में जितना टाइम लगा उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड। और वो टाइम पीरियड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस टाइम पीरियड का स्क्वायर सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। अभी देखो हमने अभी पीछे क्या किया था, ए बी जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी इलिप्स के बीच में से पास हो रही थी, हॉरिजॉन्टल लाइन ए बी, उसको मेजर एक्सिस नाम दिया था जो हॉरिजॉन्टल थी, और उस मेजर एक्सिस का हाफ कर दो, उसको हम क्या बोलते हैं, सेमी मेजर एक्सिस। दैट मीन्स हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, आर क्या है, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्टिकल ऑर्बिट, और आर आपको कैसे मिला, ए बी को 2 से डिवाइड करके आर किसके इक्वल होता है, ए बी बाई 2 के। इट इज़ मीन डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन। अब अकॉर्डिंग टू केपलर थर्ड लॉ क्या है, स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, या आप कह सकते हो आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वेयर। प्रोपोर्शनल हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे आप। सो हमने यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाया आर क्यूब के आगे का, तो आर क्यूब इज इक्वल टू आ गया कांस्टेंट इनटू टी स्क्वेयर। ये हमने लिखा बेटा यहाँ पे आर क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू टी स्क्वेयर, और अगर आप टी स्क्वेयर को लेफ्ट में लाओगे तो ये डिनोमिनेटर में जाएगा। आर क्यूब बाई टी स्क्वेयर मुझे क्या मिला, कॉन्स्टेंट। इट इज़ द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या है इसमें केपलर के थर्ड लॉ में, स्क्वेयर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। बेटा मेजर एक्सिस तो आप ए बी को कह रहे थे फिगर में, और ए बी का हाफ कर दो वो आपको मिलेगा सेमी मेजर एक्सिस। तो ए बी का हाफ किया वो बन गया स्मॉल आर, फिर स्मॉल आर का क्यूब किया, स्मॉल आर का क्यूब किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड के। हम टाइम पीरियड किसको बोलते हैं कि प्लैनेट को एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। देखो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ प्लैनेट, टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द सन, कि कितना टाइम लेता है प्लैनेट सन के चारों ओर एक राउंड लगाने में, उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। अगर हम टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के। This law means that when size of elliptical orbit of planet is large, time period of revolution of planet is more। कि इसमें आपको बताया गया है कि जितना ज़्यादा एलिप्टिकल ऑर्बिट का साइज़ होगा प्लैनेट के, उतना ही ज़्यादा उसको टाइम लगेगा रिवॉल्व करने में।
बिकॉज बेटा अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट का साइज़ ज़्यादा होगा उसकी सेमी मेजर एक्सिस भी बढ़ जाएगी और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के, तो टाइम भी ज़्यादा लगेगा उसको रिवॉल्व करने में। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट केपलर स्टेटेड ओनली लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब ये बात आपको माइंड में फिट करनी है कि केपलर ने क्या किया, केपलर ने लॉ दिए हैं प्लैनेटरी मोशन के, बट ही कुड नॉट गिव ए थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लैनेट। पर उसने कोई भी थ्योरी नहीं दी आपको प्लैनेट्स के मोशन के बारे में। इट वॉज न्यूटन हु एस्टैब्लिश्ड दैट रियल कॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। अब इसने तो ये बता दिया कि प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं, केपलर ने सिर्फ ये बता दिया आपको कि प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं, बट ये नहीं बताया कि प्लैनेट सन के चारों ओर क्यों घूमते हैं। जो रीज़न था वो आपको दिया न्यूटन ने कि प्लैनेट सन के चारों ओर क्यों रिवॉल्व करता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इसने कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं की अभी तक, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, न्यूटन ने क्या दिया, न्यूटन वो एस्टैब्लिश द रियल कॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द सन ऑन द प्लैनेट। कि ग्रेविटेशनल फोर्स सन लगा रहा है प्लैनेट्स पर, दैट्स वाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। हेयर यूर 3 केपलर्स लॉ कंप्लीटेड। तो बेटा वीडियो को 2 से 3 टाइम देखें, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। जो भी डाउट्स हो मुझसे फ़ोन पर ले लेना।